नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर पूर्वी भारत के एक ऐसे राजवंश की कहानी जानेंगे जिसने, सोचिए, पूरे 400 सालों तक राज किया और क्या शानदार विरासत छोड़ी है। जी हां, आज हम बात करेंगे पाल साम्राज्य की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 400 साल तक टिकने वाला इतना बड़ा साम्राज्य, वो भी पूरी तरह से विशृंखला मतलब केओस से कैसे पैदा हो गया। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले अराजकता से साम्राज्य तक का सफर, फिर जानेंगे महान पाल राजाओं के बारे में, उसके बाद एक बौद्ध पुनर्जागरण की बात होगी, फिर आएगा वो मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष, और आखिर में देखेंगे कि साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। हम सीधे चलते हैं 8वीं सदी के बंगाल में। एक ऐसा दौर जब उस पूरे इलाके को एक मजबूत नेता की सख्त जरूरत थी। तो हुआ ये कि राजा शशांक की मृत्यु हो गई और उनके बाद बंगाल में एक दौर आया जिसे इतिहास में अराजकता कहा जाता है। मतलब आप सोचकर देखिए, कोई राजा नहीं, कोई कानून नहीं, चारों तरफ बस उथल-पुथल और अफरा-तफरी। इसी पावर वैक्यूम ने, इसी शक्ति शून्य ने एक नए राजवंश के उदय का रास्ता तैयार किया। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। इस केओस को खत्म करने के लिए वहां के जो बड़े बड़े सरदार थे, जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। जानते हैं क्या? उन्होंने अपना राजा खुद चुना। ये तो अपने समय की एक तरह की डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन थी, है ना? और लोगों की ये पसंद कौन थे? वो थे गोपाल, एक स्थानीय सरदार जिन्हें राजा चुना गया। उन्होंने आते ही ना सिर्फ व्यवस्था को पटरी पर लौटाया, बल्कि बंगाल और बिहार के बड़े हिस्से पर अपना शासन भी मजबूत कर लिया। और हां, वो एक पक्के बौद्ध थे। उन्होंने ही उदंतपुरी मठ की स्थापना की थी और यहीं से शुरू हुई बौद्ध धर्म को संरक्षण देने की वो महान विरासत जिसके लिए पाल जाने जाते हैं। तो गोपाल ने तो नींव रख दी, लेकिन इस नींव पर एक मजबूत साम्राज्य की इमारत खड़ी की उनके उत्तराधिकारियों ने। तो चलिए अब बात करते हैं उन दो महान राजाओं की जो पाल वंश को उसकी बुलंदियों पर ले गए। तो ये है वो गोल्डन पीरियड। 770 एडी में धर्मपाल गद्दी पर बैठे और फिर 810 एडी में आए उनके बेटे देवपाल। इन दोनों ने मिलकर करीब करीब 80 साल तक राज किया और यही 80 साल पाल साम्राज्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहलाता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर एग्जाम्स के लिए। यहां हम इन दो महान शासकों की सीधी तुलना कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ थे धर्मपाल, एक महान बिल्डर जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उत्तरापद स्वामिन यानी उत्तर भारत के स्वामी का टाइटल लिया। तो वहीं दूसरी तरफ थे उनके बेटे देवपाल, एक महान कॉन्करर। उन्होंने साम्राज्य को असम और उड़ीसा तक फैलाया और विदेश नीति देखिए, श्री विजय जैसे दूर दराज के साम्राज्यों से भी रिश्ते बनाए। अच्छा, धर्मपाल शिक्षा को कितना महत्व देते थे, इसका अंदाजा लगाना है तो बस ये नंबर देखिए, 200। उन्होंने पूरे के पूरे 200 गांव नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए दान में दे दिए। आप सोच सकते हैं, इसी वजह से उन्हें परम सौगात की उपाधि भी मिली, जिसका मतलब है एक महान डिवोटी जो शिक्षा के प्रति उनके जुनून को साफ साफ दिखाता है। तो देखिए, पालों की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीत की नहीं है, बल्कि उनका सबसे बड़ा योगदान तो संस्कृति, कला और शिक्षा में था। तो चलिए अब जरा उनके इस बौद्ध पुनर्जागरण, इस बुद्धिस्ट रेनेसांस पर एक नजर डालते हैं। इतिहासकार पाल दौर को ऐसे ही बंगाली इतिहास का स्वर्ण युग नहीं कहते। ये जो कोट है ना, ये उस दौर की कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चमक को, उसकी पूरी शान को बस एक लाइन में समेट देता है। पालों ने सचमुच पूर्वी भारत को नॉलेज का एक इंटरनेशनल हब बना दिया था। आप सोचिए, विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुर, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये ज्ञान के वो चुंबक थे जो पूरी दुनिया के स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींच रहे थे। तिब्बत से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक हर जगह से लोग यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, कला में भी एक नई क्रांति आई। एक यूनिक आर्ट स्टाइल का जन्म हुआ जिसे हम पाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। इनकी कांसें और पत्थर की मूर्तियां तो आज भी बेमिसाल मानी जाती हैं। और इससे भी बड़ी बात, इसी दौर में हमारी अपनी बंगाली भाषा ने आकार लेना शुरू किया और बंगाली साहित्य की जो पहली रचना है चर्यापद, वो भी इसी काल की देन है। तो ये साफ है कि पाल साम्राज्य कोई अलग थलग आइसोलेटेड किंगडम नहीं था। उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस बहुत मजबूत थे।
तिब्बत के साथ गहरे धार्मिक रिश्ते थे। साउथ ईस्ट एशिया के शैलेंद्र डायनेस्टी के साथ ट्रेड और कल्चर का लेना देना था, और उनकी शोहरत तो अरब वर्ल्ड तक पहुंच चुकी थी, जहां से आए यात्री सुलेमान ने भी उनके राज्य की जमकर तारीफ की है। अब पाल साम्राज्य की कहानी एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। एक ऐसा संघर्ष जिसने 1 सदी से भी ज्यादा समय तक उत्तर भारत की राजनीति की दिशा तय की। और ये था वो मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। देखिए, पूर्व में थे पाल, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार और दक्कन से राष्ट्रकूट। ये तीनों महाशक्तियां उस जमाने के सबसे प्रतिष्ठित शहर कन्नौज पर कब्जे के लिए लगातार लड़ रही थीं। धर्मपाल वो पहले पाल राजा थे जो इस जंग में कूदे, और जाहिर है इस लंबी लड़ाई ने पाल राजवंश के रिसोर्सेज पर बहुत भारी दबाव डाला। खैर, हर महान साम्राज्य की तरह पाल वंश का भी अंत हुआ। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार फिर वापसी की, फिर उनका अंतिम पतन कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या छोड़ गए। लेकिन रुकिए, सीधे पतन पर जाने से पहले एक शानदार कमबैक की कहानी है। ये हैं महिपाल प्रथम। इन्हें पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने साम्राज्य की खोई हुई इज्जत, खोए हुए इलाके वापस हासिल किए और एक बार फिर बंगाल और बिहार पर अपना झंडा लहराया। मगर महिपाल के बाद जो पतन शुरू हुआ वो बहुत तेज था। वजहें कई थीं। देखिए, एक तो उनके उत्तराधिकारी कमजोर निकले, फिर कैवर्त विद्रोह जैसे अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए, बाहर से चोल और फिर तुर्कों ने हमला किया, और आखिरकार सेन राजवंश के उदय ने इस 400 साल पुराने साम्राज्य का अंत कर दिया। तो आखिर में हमें पालों को क्यों याद रखना चाहिए? व्हाट आर द की टेकअवेज? इसे संक्षिप्त में समझते हैं। पहला, उन्होंने पूर्वी भारत को 400 साल की स्टेबिलिटी दी। दूसरा, वो भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के आखिरी महान शाही संरक्षक थे। तीसरा, उन्होंने बंगाली भाषा और पाल कला को एक नई पहचान दी। और चौथा, उन्होंने दुनिया को विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र दिए।